नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हरियाणा आईक्यू पर। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के इतिहास का तीसरा भाग। पिछले लेसन्स में हमने पढ़ा हरियाणा का प्राचीन इतिहास। यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहारों ने हरियाणा पर शासन शुरू कर दिया। 1014 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना होती है, मोहम्मद गजनवी का आक्रमण। मोहम्मद गजनवी जब उत्तर भारत पर आक्रमण करता है तो उसका बहुत गहरा प्रभाव हरियाणा राज्य पर पड़ता है। मोहम्मद गजनवी ने बहुत सारे मंदिरों को लूटा और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। इनमें से थानेसर के बहुत से महत्वपूर्ण मंदिर शामिल थे। आगे चलकर हरियाणा पृथ्वीराज चौहान के अंडर आ जाता है। उसने हरियाणा में तरावड़ी और हांसी में अपने किले बनाए। फिर आता है तराइन का दूसरा युद्ध। यह युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और हरियाणा का क्षेत्र उसके कब्जे में आ जाता है। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के काल में हरियाणा में क्या क्या हुआ। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है 1206 से 1526 तक। सबसे पहले बात करते हैं स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश की। इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होते ही हरियाणा के इतिहास में भी एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। फिर आगे चलकर गुलाम वंश में ही भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान हुई। इनसे संबंधित एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है HSSC के अलग अलग एग्जाम्स में कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब है कैथल में, और कैथल में ही रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। फिर दिल्ली का सुल्तान बनता है बलबन, और उसके शासनकाल में हरियाणा के मेवात क्षेत्र में राजपूतों का वर्चस्व लगभग खत्म हो जाता है। मेवात क्षेत्र के राजपूतों को बोला जाता था मेव राजपूत। अब बात करते हैं खिलजी वंश की। इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी इसी वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे। उसके बाद तुगलक वंश आता है, जिसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने हरियाणा में पहली नहर का निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। ये तुगलक वंश के तीसरे रूलर थे, और इनके समय हरियाणा से जुड़ा एक इंसिडेंट रिकॉर्डेड है गोहाना में, जहां बहुत से हिंदुओं का नरसंहार करवाया गया था। फिरोज शाह ने ही हिसार शहर की स्थापना की थी, और इनके समय पर ही हरियाणा में सबसे ज़्यादा नहरें बनवाई गई थी, जिनको रजवाही कहा जाता है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा नहरें किसने बनवाई और पहली नहर किसने बनवाई थी। तो हरियाणा में सबसे पहली नहर बनवाई थी तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने, और सबसे ज़्यादा नहरें बनवाई गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, तैमूर का आक्रमण। यह हरियाणा के इतिहास में एक आतंक और तबाही का दौर था। तैमूर लंग के आक्रमण को हरियाणा में अलग अलग स्थानों पर जाट, राजपूत और अहीर शासकों ने चुनौती दी, लेकिन ये सभी विफल रहे। तैमूर हरियाणा की धरती पर लगभग 1 महीना रहा था। यहाँ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हरियाणा दिल्ली के बेहद करीब होने की वजह से जब भी किसी भी प्रकार का सत्ता परिवर्तन होता था या विदेशी आक्रमण होता था तो प्रत्यक्ष रूप से हरियाणा पर उसके बेहद गंभीर परिणाम होते थे। उसके बाद होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना, पानीपत का पहला युद्ध। यह युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। बाबर, जो कि काबुल का रूलर था, उसने 1525 में पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया और फिर वो दिल्ली की तरफ बढ़ने लगा। यह सूचना इब्राहिम लोदी के पास पहुंचती है और दोनों की सेनाओं का आमना सामना पानीपत में होता है। इस युद्ध में इब्राहिम की सेना बाबर की सेना से बहुत विशाल थी, लेकिन अच्छी रणनीति और आधुनिक हथियारों के कारण बाबर इस युद्ध में विजयी रहा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहूँगा कि इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है, और पानीपत में ही बाबर ने पहली मस्जिद बनवाई थी। बात करते हैं पानीपत के दूसरे युद्ध की। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। आइए इस युद्ध से पहले की कुछ घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसके 13 साल के बेटे अकबर को बैरम खां की छत्र छाया में राजा बनाया जाता है। अकबर के शुरुआती दौर में मुगल साम्राज्य काबुल, कंधार, पंजाब और दिल्ली के आसपास सिमटा हुआ था। यहाँ आपको बताना चाहूँगा, अकबर का राज तिलक
कलानौर में हुआ था, जो कि वर्तमान में रोहतक की एक तहसील है। उस समय मुग़लों की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहद कमज़ोर थी और इसका एडवांटेज लेने के लिए हुमायूं की मृत्यु के बाद रेवाड़ी क्षेत्र के एक हिंदू शासक हेमू ने आगरा पर चढ़ाई कर दी और फिर वो बिना किसी बाधा के दिल्ली को भी जीत लेता है और अपने आप को दिल्ली का शासक घोषित कर देता है। वह अपने आप को राजा विक्रमादित्य का टाइटल देता है। हेमू का मुकाबला करने के लिए बैरम खां दिल्ली की तरफ मार्च करता है और दोनों की सेनाएं पानीपत में युद्ध के लिए आमने सामने आ जाती हैं। इस युद्ध में हेमू की पराजय होती है और फिर समय के साथ मुग़ल एक ताकतवर साम्राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। जहांगीर से लेकर शाहजहां के समय तक काफ़ी कंस्ट्रक्टिव काम होते हैं, जैसे सड़कें, कुएं और स्मारकों का निर्माण। यह टाइम बहुत ही शांत था। अब बात करते हैं औरंगज़ेब के शासनकाल की। यह चला था 1658 से लेकर 1707 तक। हरियाणा दिल्ली के बेहद करीब होने के कारण हरियाणा पर औरंगज़ेब की दमनकारी नीतियों का सीधा प्रभाव पड़ता था। इसका विद्रोह करने के लिए करनाल में सतनामी रिबेलियन होता है, लेकिन इसका दमन भी औरंगज़ेब की सेनाओं ने कर दिया। सन 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य टुकड़ों में बिखर जाता है और सत्ता हासिल करने के लिए ज़्यादातर लड़ाइयाँ हरियाणा में लड़ी जाती हैं। आगे चलकर नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने उस समय के हरियाणा की स्थिति को और दयनीय बना दिया। नादिर शाह जब भारत पर आक्रमण करता है, उस समय दिल्ली की गद्दी पर एक कमज़ोर मुग़ल शासक मोहम्मद शाह काबिज था। मोहम्मद शाह नादिर शाह को पीछे धकेलने के लिए अपनी सेना लेकर करनाल पहुंचता है, जहां 1739 में करनाल का युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हरा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ा नरसंहार होता है और बहुत सारी संपत्ति लूटी जाती है, जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल था। दोस्तों, इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि नादिर शाह जब वापस ईरान गया था तो उसने इतनी धन संपत्ति लूट ली थी भारत से कि उसने 3 साल तक अपनी प्रजा पर कोई टैक्स नहीं लगाया। इस हार के साथ ही मुग़ल साम्राज्य के आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंचती है, उससे मुग़ल साम्राज्य कभी उबर नहीं पाता है और धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य का पतन हो जाता है। फिर 18वीं सदी आते आते उदय होता है मराठों का। पेशवास की लीडरशिप के अंतर्गत मराठों ने हरियाणा में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया, लेकिन पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठों का भी पतन हो जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध, यह युद्ध लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में सन 1761 में। अहमद शाह अब्दाली अफ़गानिस्तान से आए थे और पानीपत में उन्होंने मराठों को हरा दिया। अब बात करते हैं महादाजी सिंधिया की। ये ग्वालियर रियासत पर राज करने वाले एक मराठा शासक थे और इन्होंने हरियाणा को अपने कंट्रोल में ले लिया था। इन्होंने हरियाणा को 4 हिस्सों में बांटा: सोनीपत, दिल्ली, हिसार और मेवात। सन 1794 में इनकी मृत्यु हो जाती है बिना किसी उत्तराधिकारी के। आते हैं आज के आखिरी टॉपिक पर। अब हम हरियाणा के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है हरियाणा के इतिहास पर। इनका जन्म हुआ था आयरलैंड में और ये भारत में एक व्यापारी बन के आए थे 1780 के लगभग। भारत में आने के बाद इनका संपर्क हुआ था सिंधिया लीडर आपा कांडा राव से, जो इनकी बहादुरी से इतना प्रभावित हुए कि इनको अपने बेटे के रूप में गोद ले लिया और झज्जर, बेरी, मांडोटी का क्षेत्र इनको ऑफर कर दिया। फिर आगे चलकर जॉर्ज थॉमस की सैन्य सेवाओं से प्रभावित होकर सिंधिया लीडर इनको पानीपत, सोनीपत, करनाल की जिम्मेदारी भी सौंप देते हैं। इतने कम समय में इतनी शक्तियां मिलने के बाद जॉर्ज थॉमस में घमंड आ जाता है और वो अपने आप को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है। अपनी राजधानी भी झज्जर से यहाँ से शिफ्ट कर देता है और धीरे धीरे पूरे पंजाब को कैप्चर कर लेता है। इस चीज़ से सिंधिया लीडरशिप बहुत नाराज़ हो जाती है और अपनी सेना भेजकर जॉर्ज थॉमस को हरा देते हैं। 1802 में जॉर्ज थॉमस की भी मृत्यु हो जाती है। तो साथियों, आज के लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे हरियाणा का आधुनिक इतिहास। यदि आपको हमारी सीरीज़ पसंद आ रही है और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।